नेहा अलवानी। वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। मैं तैयारी करवा रही हूँ आपके सीबीएसई मैथ्स क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। तो ये मैं रिवीजन आप लोगों के लिए करवा रही हूँ, जिसका फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। आज है इसकी सेकेंड क्लास। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। इस रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्लास मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था कुछ दिन पहले। और आज मैं इसकी सेकंड क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इसका थर्ड एक्सरसाइज और फोर्थ एक्सरसाइज। यानी कि इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में रिवाइज करवाया है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया चैप्टर का, और सेकंड एक्सरसाइज एक्सप्लेन किया, बिकॉज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज है वो मैं आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 रिवीजन करवाऊंगी। और अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी अपने बोर्ड एग्ज़ाम की। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका थर्ड एक्सरसाइज यानी कि 1.3 में आपको स्टार्ट करवा रही हूँ। तो 1.3 एनसीईआरटी मैंने लिया है, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई बोर्ड में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रहते हैं वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। इसलिए हमें एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि रूट 5 इज इरैशनल नंबर। नाउ हम कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है? इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब आप पहले अज्यूम कर लोगे कि ये रैशनल नंबर है। सबसे पहले हम मान लेंगे चलो ये रैशनल नंबर है, फिर हम कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ प्रूफ कर देंगे जो कि इम्पॉसिबल है। देन फिर हम ये लिखेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, so that contradicts our assumption, hence the number is irrational। तो वो मेथड एक्चुअली कैसे होगा, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि let us say that, let us assume that root 5, let us assume that root 5 is a rational number। मान लो कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन है रैशनल नंबर का। व्हाट इज अ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q फॉर्म में ये होना चाहिए। तो देयरफॉर रूट 5 जो है वो p/q से इक्वल होना चाहिए, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स को हमने स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये क्या बनेगा? रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर, विच मीन्स 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 5 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p स्क्वायर मिलेगा, which means that 5 is the factor of p स्क्वायर, है ना। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो 3 को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब जाके मुझे 12 मिल रहा है, तो मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। सिमिलरली 4 को भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी जाके हमें 12 मिल रहा है, मतलब 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 12। तो किसी भी नंबर को अगर हम दो नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये दोनों नंबर्स इसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलरली 5 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं q स्क्वायर से, तब जाके हमको p स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। नो 5 अगर p स्क्वायर का फैक्टर है तो ऑब्वियसली p का भी फैक्टर होगा, लेकिन ये किनके लिए रहता है? फॉर प्राइम नंबर्स। 5 एक प्राइम नंबर है। अगर वो कंपोजिट नंबर होता तब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा, है ना। अगर कोई नंबर है
जैसे 3 है, 3 इज a factor of 20, not 27, 3 is a factor of 81, तो 3 is also a factor of इसका रूट यानी कि क्या होगा 9। तो सिमिलरली यहाँ पर हम बोल सकते हैं 5 is factor of p square, तो 5 is also a factor of 5 is also a factor of p, तो 5 p स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो p का भी फैक्टर होगा। ना अगर 5 p का फैक्टर है, इक्वेशन 1 हम इसको नहीं इसको लेते हैं, तो अगर 5 p का फैक्टर है तो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू p मिले, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर है मतलब इसके टेबल में आता है, मतलब इसको किसी ना किसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p मिलना चाहिए। तो लेट वो नंबर m है, ठीक है, लेट वो नंबर m है, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू 5m होगा। 5 अगर फैक्टर है p का, मतलब 5 को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p मिलना चाहिए। तो लेट हम मान लेते हैं कि वो m है ना। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। नाउ अब आप देखो यहाँ पर हमको जो p स्क्वायर का वैल्यू मिला था 5q स्क्वायर, उसको हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। यहाँ जो p स्क्वायर का वैल्यू है उसको हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो p स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर। इसका रीजन में आप लिख सकते हो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब ये 5 यहाँ शिफ्ट होगा RHS में, तो ये होगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। नाउ इससे क्या साबित होता है, इससे ये हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि 5 को हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब जाके हमको q स्क्वायर मिल रहा है। तो क्योंकि हम q स्क्वायर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर हमें q स्क्वायर मिल रहा है, इसीलिए 5 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे 5, therefore 5 is a factor of q स्क्वायर। अब क्योंकि 5 q स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 2 का भी फैक्टर होना चाहिए, so 5 is also a factor of q। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो 5 जो है वो p का भी फैक्टर है और जो 5 है वो q का भी फैक्टर है, तो 5p and q दोनों का फैक्टर है, मतलब इट इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q बोथ। हमने क्या प्रूफ कर दिया, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q बोथ। तो ये इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर p और q इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है तो इसका मतलब ये इरैशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं हो सकता। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर को अगर आपने उसके रूट को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, और आपने प्रूफ कर दिया कि ये कॉमन फैक्टर है 5p एंड q दोनों का। तो हेंस वी कैन से दैट root 5 is an irrational number, means this contradicts our assumption। आपको यहाँ पे लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, this contradicts our assumption, hence root 5 is an irrational number। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्राइम नंबर का रूट आपको बोला जा सकता है टू प्रूव दैट दैट इज इरैशनल। जैसे रूट 7 है, रूट 11 है, तो इन सभी के लिए रूट 2, रूट 3, इन सभी के लिए आपको सेम प्रोसेस करना है। प्रोसेस बस यही है, सारा चीज़ सेम रहेगा, बस ये जो नंबर है 525 यही चेंज होगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। आपको इसी मेथड से बनाना है। लास्ट में आपको यही प्रूफ करना होता है कि एक नंबर होता है जो कि कॉमन फैक्टर होता है दोनों p and q का। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी देन वी कैन से दैट आवर assumption is wrong। So in this way, by the method of contradiction we can
prove that root 5, root 2, root 3 or root 7 are irrational numbers. Next is question number 2 where we have to prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो अगेन हम इसको assumption method से बनाएंगे यानी contradiction method से बनाएंगे. तो उसके लिए let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number. तो let us assume that 3 plus 2 root 5 is रैशनल नंबर. ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है. अब अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर अगेन ये p बाय q फॉर्म में होना चाहिए. 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू, या तो p बाय q लिखो या सिर्फ x भी लिख सकते हो. हमने क्वेश्चन को थोड़ा और कन्वीनियंट बनाने के लिए p बाय q की जगह पे हम x भी ले सकते हैं. लेट x इज अ रैशनल नंबर. तो 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू x. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम. अगेन हम ये स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? इस रूट को हटाने के लिए. यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब ये क्या बनेगा? 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा x स्क्वायर. अब हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. तो a स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 रूट 5 स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब ये क्या होगा? 9 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5. तो 5 4 जा 20 प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12. तो ये होगा 12 रूट 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर. ये हो जाएगा 29 प्लस 12 रूट 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? प्लस 20 मतलब रूट को छोड़ के बाकी सारा हमको एक तरफ शिफ्ट करना है, कोई भी एक तरफ, LHS या RHS में से. तो उसके लिए क्या करेंगे? 12 रूट 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 29 हो गया. अब नॉट 12 इज इक्वल टू रूट 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 29 बाय 12. ठीक है, तो x को हमने माना है रैशनल नंबर, उसका स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा. 29 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, 12 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. उस हिसाब से ये पूरा रैशनल नंबर होगा. लेकिन जो हमारा LHS है वो है रूट 5 एंड वी नो दैट रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर. तो ये एक इररेशनल नंबर है. तो फिर उस हिसाब से जो इसका RHS है ये भी इररेशनल नंबर होना चाहिए. बिकॉज हमारा जो LHS है रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर. सो हमारा जो RHS है x स्क्वायर माइनस 29 बाई 12 शुड ऑल्सो बी एन इररेशनल नंबर. तो because root 5 is an irrational number, therefore RHS यानी कि x स्क्वायर माइनस 29 अपॉन 12 ये भी एक irrational नंबर होना चाहिए. is also an irrational नंबर. तो अब क्योंकि ये इररेशनल नंबर है ये पूरा, तो फिर x भी इररेशनल होना चाहिए. क्योंकि 29 रैशनल है, 12 भी रैशनल है, तो इसका मतलब x इररेशनल होना चाहिए. सो देयरफॉर x इज एन इररेशनल नंबर. अब x क्योंकि इररेशनल नंबर है तो x हमने किसको कंसीडर किया है? 3 प्लस 2 रूट 5. सो देयरफॉर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number. क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस है हमारे पास. तो बहुत इजी है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है सेम वैसे ही है. एक मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ जो इसका सेकेंड है, दैट इज 7 रूट 5. आपको प्रूफ करना है दैट 7 रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर. तो किसी भी नंबर को इररेशनल कैसे प्रूफ करना है, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो? जैसे इसके दो तरीके हैं. एक तो मैंने आपको जो अभी बताया था, आप उसको अज्यूम करिए कि वो रैशनल नंबर है, फिर आप उसको इक्वल टू x लिख दीजिए या p बाई q लिखिए. फिर आप शिफ्ट करिए सारे नंबर्स को एक तरफ और जो रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ कर दीजिए. और फिर आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये नंबर इररेशनल है तो उसका LHS या RHS जो है वो भी इररेशनल होगा. ओके. और दूसरा तरीका आप क्या लिख सकते हो कि जैसे 7 इंटू रूट 5 है, तो हम ये जानते हैं कि रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर.
और 7 इज अ रैशनल नंबर। कैसे पता चलेगा हमको? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के बाकी सारे जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरैशनल होते हैं। तो ये इरैशनल है, 7 रैशनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल इज ऑलवेज एन इरैशनल नंबर। ये आपको याद रखना है। Product of a rational number and an irrational number is always an irrational number। तो यहाँ पर अगर आप इसको assumption मेथड से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? Let us assume that 7√5 is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेट इसको इक्वल टू x कर देंगे। रूट वाले नंबर को यहीं छोड़ दे रहा है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो आप क्या करो? LHS RHS दोनों में से जितना रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ आप कर दो और बाकी सबको दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ हम √5 को LHS में रखेंगे और ये जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ये RHS में जाएगा तो x/7। Now we know that √5 is irrational number। √5 irrational है तो इसका RHS भी irrational होना चाहिए। तो x/7 irrational हो गया। अब अगर क्योंकि x/7 irrational है तो x भी irrational होना चाहिए, तभी तो x/7 irrational है। तो x irrational number प्रूव हो गया। Hence x is irrational। अब क्योंकि x irrational है तो हमने कंसिडर किया है x किसको? 7√5। 7√5 is irrational number। Okay, so in this way we completed exercise 1.3। now let's move to 1.4। तो 1.4 में जाने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है क्लास 9th में। क्या होता है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? जब भी आप डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हो किसी भी रैशनल नंबर को, ठीक है, रैशनल नंबर को जब आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से तो आपको एक नंबर मिलेगा क्वोशिएंट में जो कि डेसिमल फॉर्म में मिलेगा। तो वो 3 तरह के नंबर्स हो सकते हैं। एक है जैसे 12.5, 6, 7 ये मिल गया। दूसरा आपको ऐसे मिल सकता है 12.5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 डॉट। इस डॉट का मतलब क्या है कि ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये चलते ही जाएगा। और एक मिल सकता है आपको 12.5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 1, 1, 2 डॉट। ये 3 तरह की पॉसिबिलिटीज है डेसिमल मिलने की। ये वो डेसिमल है जो स्टॉप हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा, इसमें कोई डॉट नहीं है। ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और ये दोनों जो स्टॉप नहीं हो रहे, डॉट 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 का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यू होता जाएगा, आप उसको स्टॉप कर ही नहीं सकते। जितना डिवाइड करते जाओगे आपको नंबर आगे मिलते जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये दोनों ही है नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगेन नॉन टर्मिनेटिंग में ये दोनों है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में अगेन 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यू कैन सी 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहे हैं। और एक वो जिसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर है बस आगे चलते जा रहा है। तो जिसमें रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग भी बोलते हैं। और जिसमें रिपीट नहीं हो रहा है वो नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। नाउ जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटिंग होते हैं यानी कि जो रेकरिंग होते हैं, ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं ये ऑलवेज इरैशनल होते हैं। तो अगर आपका रैशनल नंबर ये जो p/q फॉर्म में जो नंबर है, अगर उसको आपने डेसिमल फॉर्म में शो किया है तो आप डेसिमल को देख के बता सकते हो कि वेदर इट इज रैशनल और इरैशनल। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो, बहुत इजी है।
वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल, और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी आप डेसिमल को देख के तुरंत बता सकते हो। लेकिन अगर आपका नंबर p/q फॉर्म में हो और आपको बताना है कि बिना डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको बताना होगा कि उसका जो डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो आप कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए एक रूल है, जैसे कि मैं ये नंबर लिख रही हूँ 64/455 और इसका ये डिनोमिनेटर है 455। तो हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने से अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मिलता है हमको, या तो सिर्फ 2 मिलना चाहिए या सिर्फ 5 मिलना चाहिए या 2 and 5 बोथ मिलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2, 5 के अलावा कोई और नंबर है या 2 और 5 है ही नहीं, सिर्फ कोई और नंबर है, तब हम बोलेंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब कि अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में है तब q को हम एक्सप्रेस करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर ये 2 और 5 के प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है, तब हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नहीं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, इसमें बशर्ते क्या, m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता, इनका पावर 0 हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 455 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ, तो अगर हम इसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 5 × 91। अब ये जाएगा 7 के टेबल में, 7 × 1 = 7 और 7 × 3 = 21। अब अगेन ये जाएगा 13 के टेबल में। तो आप देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है और 13 भी मिल रहा है, जबकि हमें मिलना सिर्फ 5 और 2 चाहिए था, बट क्योंकि 7 और 13 ही है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 × 7 × 13, सो देयरफॉर दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बाय जस्ट फाइंडिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आइदर 2 और 5, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power n, where m and n are not negative integers, they should be positive or 0। तो इसका जो एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है थर्ड वाला 64/455। सिमिलरली इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और ये सभी इसी मेथड से बनेंगे। आपको सभी के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और बताना है कि वेदर इट इज डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3 में आपको पूछा गया द फॉलोइंग रियल नंबर्स आर डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन, और आपको बताना है कि वो रैशनल है कि नहीं, मतलब आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है क्वेश्चन और आपको बताना है कि वो रैशनल है या इरैशनल है। तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ देखना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये स्टॉप हो गया है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये रैशनल नंबर है। मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग रैशनल होता है और नॉन टर्मिनेटिंग में जो रेकरिंग होता है वो रैशनल। तो इसमें 3 एग्जांपल्स दिए, इसका जो सेकेंड एग्जांपल है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, तो इसीलिए वो इरैशनल होगा। और किसी भी नंबर में रिपीटिंग है, रिपीटिंग की निशानी क्या होती है, आप देखोगे डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या तो उसके ऊपर बार लगा होता है। जैसे ये 12.56 है तो हम इसको 12.56 बार ऐसे लिखते हैं, तो बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये रैशनल होगा बिकॉज वो रिपीटिंग है। So in this way we completed the chapter real numbers according to NCERT। अगर हम इसको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या किसी और रिफ्रेशर के हिसाब से देखें तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्योंकि मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के हिसाब से रिवीजन करवा रही हूँ तो उसके लिए NCERT सफिशिएंट है। तो
तो मैंने आपको 2 दिन में इस चैप्टर का रिवीजन करवाया है 2 क्लासेस में। आने वाले वीडियोस में मैं इसके आगे के चैप्टर्स आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।